मैम, बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ममता दीदी अब सवाल करती हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर 8 चरणों में चुनाव क्यों। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है चुनाव समिति का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या कहेंगे? प्रेरणा, देखिए, ऐसा है, ममता दीदी के मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर इस हिंदुस्तान के अंदर आज किसी प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है, अराजकता चल रही है, फासिस्ट सरकार चल रही है, तो वो चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर और ऑब्वियसली दूसरी महाराष्ट्र के अंदर ना। तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के साथ साठ गांठ है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि दीदी ने राजनीति में जो पदार्पण किया था वो किया था कि मैं लेफ्ट की जो गलत नीतियां हैं, लेफ्ट जो गलत तरीके से गवर्न कर रहा है वेस्ट बंगाल को, उसको हटाऊंगी, कांग्रेस को हटाऊंगी और सोनार बांग्ला बनाऊंगी, मां माटी मानुष के लिए मैं काम करूंगी। लेकिन दीदी ने उसका उल्टा किया, सोनार बांग्ला नहीं बनाया दीदी ने मट्टी बांग्ला करके रख दिया है, बंगाल को खत्म करके रख दिया। और मां माटी मानुष तो दीदी की डिक्शनरी से हट गए हैं। बिल्कुल एक भी काम पिछले 10 सालों में दीदी ने अपने कार्यकाल में वहां पर मां माटी और मानुष को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। अब जहां तक दीदी ये कहती है कि 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है और केंद्र ये कर रही है, केंद्र वो कर रही है, पहली बात मैं हिंदुस्तान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यह याद दिला देना चाहती हूं कि ममता दीदी वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री होना किसी प्रदेश का संवैधानिक पद, जिम्मेदारी से भरा हुआ पद, और वेस्ट बंगाल क्या है, हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम राज्य है जिसका पूरा देश बहुत सम्मान करता है, जिस देश ने इस देश को बहुत, चाहे आप सांस्कृतिक चाहे साहित्यिक तौर पर देखें, बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियां भारतवर्ष को वेस्ट बंगाल की धरती ने दी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, उनसे लेके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेके नेताजी से लेके सारी महान विभूतियां हमें वेस्ट बंगाल की धरती ने दी हैं, तो वो धरती हमारे सर माथे पर है। लेकिन दीदी वहां की मुख्यमंत्री होने के बाद क्या बोलती हैं कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं। तो दीदी किसको प्रधानमंत्री मानती हैं? किसको प्रधानमंत्री मानती हैं? पहली बात यह है, क्या आप पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन लोगों के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानती हैं? अगर आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकती हैं तो फिर आप केंद्र का पर किस प्रकार से निशाने साध रही हैं, किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? और केंद्र से तो दीदी को हमेशा परेशानी रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र ने देश के लिए और देश के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लिए हमेशा अच्छा किया है। जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है इस देश के अंदर, तब से इस देश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक विकास की नदी बही है। बहुत ऐसे काम हुए हैं, ऐसे पहले काम हुए हैं जो भारतवर्ष ने, देखना तो दूर है प्रार्थना, कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो एक इतनी बड़ी पैंडेमिक, वैश्विक पैंडेमिक में पहला अग्रणी राष्ट्र होगा जिसकी वैक्सीन बना करके तमाम देशों को वैक्सीन देगा, एफओसी भी देगा? कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। हम तो लेकर के मांगते थे लोगों से, ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। ऐसी तमाम चीजें, चाहे फ्री में सिलेंडर देने की बात आप कर लीजिए, बिजली देने की आप बात कर लीजिए, शौचालय बनाने की आप बात कर लीजिए, किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे डालने की आप बात कर लीजिए, ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुई हैं। और दीदी ने वो जो पहली बार जो काम हो रहे थे केंद्र की सरकार के द्वारा, वो भी वहां पर लागू नहीं होने दिए। आयुष्मान भारत योजना, वो भी पहली बार इस देश के अंदर हुई। आज तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू दीदी ने नहीं किया। किसके लिए है वो आयुष्मान भारत योजना? क्या मुख्यमंत्री के लिए है? क्या दीदी के कैबिनेट के लिए? नहीं ना। वहां के जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा है। वेस्ट बंगाल के अलावा पूरे देश में चल रहा है, दीदी ने क्यों लागू नहीं किया? और फिर दीदी कह रही हैं कि मशीनरी और तंत्र का केंद्र गलत इस्तेमाल कर रहा है। दीदी गलत इस्तेमाल करती है, दीदी अपनी राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल करती है। किसान योजना जो है, प्रधानमंत्री किसान योजना, उसको आज तक लागू वहां पर नहीं किया गया। उन 6,000 रुपयों से वहां के किसानों को वंचित रखा गया है। तो कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है इन तमाम अपनी राजनीति का, राजनीतिक तंत्र का? और उसके बाद आज दीदी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात, दीदी को यह पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, अलग है एकदम, और आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। पर दीदी के लिए कौन सी बड़ी बात है प्रार्थना? दीदी ने तो सीबीआई के, मतलब अगेन, भारतवर्ष के अंदर आपने कभी ये नहीं सुना होगा हिंदुस्तान कि सीबीआई के ऑफिशियल्स किसी प्रदेश में जाते हैं एक आईपीएस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि स्कैम के तहत, और किसी प्रदेश की जो पुलिस है वो सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अरेस्ट कर दे।
जब वहां पर मिस्टर राजीव उनके सीनियर आईपीएस ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए सीबीआई पहुंची तो उनको डिटेन कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। दीदी का तो ये तमाशा है। अभी जब दोबारा से सीबीआई गई थी उनके भतीजे की बहू से प्रश्न करने के लिए, तो दीदी का आप देखिए, दीदी का स्टाइल देखिए। मैं इसलिए बता रही हूं कि ये दीदी कितने दोहरे मापदंड वाली महिला है। तो दीदी ने तुरंत जिस रूट से वहां पर सीबीआई को जाना था उसमें लगा दिया वीआईपी रूट, और खुद उसमें से सफर करती हुई पहुंच गई अपने भतीजे के घर में। भाई जब तुम्हारे यहाँ नारदा शारदा नहीं हुआ, जब तुम्हारे यहाँ कोयले का स्कैम नहीं हुआ, तो इतनी घबराहट क्यों है? और ये तमाम जो गलत इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जाते रहे हैं दीदी के द्वारा। जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों या जितने भी हमारी सरकारी तंत्र हों, उसका मशीनरी का गलत इस्तेमाल दीदी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कम्युनिस्टों ने किया है। इस देश के अंदर एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार और मोदी जी की सरकार ने उनको स्वतंत्र तौर से काम करने की आजादी दी है और हमेशा देते रहेंगे। लेकिन क्या है, इनको पच नहीं रहा है। अब मैं बताती हूं आपको एक और खेल। ये लोग जो आज इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न लगा रहे हैं, इनका चरित्र है ये ना। कांग्रेस पार्टी का आप तमाशा देख लीजिए, या लेफ्ट का तमाशा देख लीजिए, या आम आदमी का देख लीजिए, या ममता दीदी का देख लीजिए। जब जब ये चुनाव हारते हैं तो तब बोलते हैं कि नहीं रिग हो गया है, क्या कहते हैं, पूरी गलत तरीके से इलेक्शंस किए गए हैं, सारा गलत वोटिंग कराई गई है, ये हो गया वो हो गया, ये ई वोटिंग गलत है, ये तमाशा वो तमाशा, बैलेट पेपर ले आओ, सारी कहानी। और जब जीतते हैं तो इनके मुंह में ताला लग जाता है। अब मैं हिंदुस्तान को एक और पुख्ता सच याद दिलाना चाहती हूँ, तथ्य याद दिलाना चाहती हूँ। एक नवीन चावला करके चीफ इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के हुआ करते थे यूपीए की सरकार के टाइम पे 2009। हिंदुस्तान, इनके बारे में आप गूगल कीजिएगा, नाम मैंने आपको बता दिया है, गूगल कीजिएगा और फिर देखिएगा कि उन्होंने किस प्रकार से अपने सरकारी मशीनरी तंत्र और अपने पद का गलत इस्तेमाल करके चुनाव के समय पे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। और जब वो रिटायर हो गए तो कितनी धन संपत्ति उनको दी गई, उनके एनजीओ के नाम पर कितनी जमीन कांग्रेस पार्टी ने उनको दी। ये तमाम चीजें आप खोजिएगा खुद से। हिंदुस्तान, मैंने आपको हिंट दिया, खोजिएगा और फिर समझिएगा कि ये सारे लोग जो इकट्ठे हो गए मोदी वर्सेस ऑल करने के लिए, इनके सिस्टम में है, इनके डीएनए में है, इनके खून में है कि सरकारी तंत्र का ये निकेन प्रकारेण गलत इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को चमकाओ, अपनी सत्ता को चमकाओ और सत्ता के अंदर रहो। तो क्या होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जो चोर होते हैं उनको ये लगता है कि भैया जो काम हमने किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी एनडीए की सरकार भी करेगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नया भारत है, ये वो भारत है जिसके अंदर एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है और उनके मन में देश के लिए पीड़ा है, देश की जनता के लिए पीड़ा है। और जो भी अराजकता इस देश के अंदर आज तक होती आई है, जो भी गलत चीज़ें होती आई हैं, वो जड़ से उखाड़ी जाएंगी। मैम, लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम मेरा 21 दिसंबर वाला ट्वीट उठाकर देख लेना, 2 डिजिट से ज़्यादा बीजेपी सीटें नहीं ला सकती है। देखिए, जहां तक मिस्टर प्रशांत किशोर की बात है, मैं ये बोलूंगी उनसे कि 400 करोड़ रुपए दिए हैं ना आपको प्रशांत जी दीदी ने, 400 करोड़ रुपया। पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि दीदी के पास इतना धनराशि आई कहां से भैया। जब नारदा नहीं हुआ, शारदा नहीं हुआ, कोयला नहीं हुआ, तो 400 करोड़ रुपए अपने चुनाव मैनेज करने के लिए किसी एक व्यक्ति को या उसकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको देने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप तैयार रहिए अपने 400 करोड़ रुपए वापस देने के लिए, क्योंकि दीदी जो है ना वो आपको नहीं छोड़ेगी। अगर वो चुनाव हार गई तो फिर वो जो है ना डंडा लेके पीछे पड़ने वालों में से ममता दीदी तो वैसे ही आजकल देखो किस तरीके से चल रही हैं, और वैसे भी वो आपके पीछे भागेंगी, आपसे तेज भागती हैं वो। तो प्रशांत किशोर जी, आप अपनी चिंता कीजिए। जहां तक इनके ट्वीट का सवाल है, प्रार्थना, इन्होंने लिखा था कि 2 डिजिट से ज्यादा बीजेपी वहां पर आएगी नहीं। इन्होंने ये लिखा था कि मैं अपना करियर त्याग दूंगा। तो सर, आप अपना करियर छोड़ दीजिए, अपना करियर त्याग दीजिए, क्योंकि आपने बिहार में भी यही बातें करी थी। तो बिहार में आज किसकी सरकार है प्रशांत बाबू? जरा देख लीजिए, मुझे तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिनसे आपने वादा करा था मुख्यमंत्री बनने का, वो कहाँ हैं? उनके पिताजी कहाँ हैं? जेल के अंदर है, जेल के बाहर हैं? ये भी जरा आप देश को बता दीजिए। सरकार किसकी चल रही, मुख्यमंत्री कौन है, किसके साथ है, ये भी आप बता दीजिए। भाजपा को कितनी सीटें बिहार में मिली हैं, ये भी जरा आप बता दीजिए। तो थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति आपकी है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बढ़िया है, आपका स्टाइल बदल गया है, उनका ड्रेसिंग सेंस बदल गया है। और सुनने में आता है कि प्रशांत किशोर जी जब लोगों को मैनेज करते हैं, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कितना हंसेंगे, कितना मुंह खोलेंगे, किस तरीके के वस्त्र धारण करेंगे, कितने बजे घर से बाहर निकलेंगे, कितने बजे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रुद्राक्ष पहनेंगे कि मोंगा पहनेंगे कि मोती पहनेंगे, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रपंच प्रशांत किशोर जी बताते हैं। ऐसा हमने सुना है। प्रशांत जी, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करा देना। तो ये सारी चीज़ों से चुनाव नहीं जीते जाते प्रशांत जी हर बारी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को आपने कर दिया क्योंकि दिल्ली की जनता वो फ्री वाले उसमें झांसे में आ गई, लेकिन भारतवर्ष में जागरूक लोग हैं। और दीदी का जहां तक सवाल है, दीदी ने 10 साल में वेस्ट बंगाल के अंदर वहां की मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं किया।
एक भी दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेता के तौर पर काम किया। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया होता तो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से आज वेस्ट बंगाल भारतवर्ष का वो राज्य नहीं होता जहां पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, प्लीज गो एंड चेक द डेटा फ्रॉम एनसीआरबी। ये एनसीआरबी का डेटा है कि वहां पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं। अगर आपको किसी से डर नहीं है, अगर आपने वहां पर विकास की गंगा बहाई है, अगर आपने पिछले 5 साल में वहां पर काम किया है, तो भाजपा से इतना डर क्यों है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के कॉन्वॉय को आप अटैक क्यों करवाते हो? कैलाश जी की मीटिंग को आप अटैक क्यों करवाते हो? योगी जी के हेलीकॉप्टर को आप उतरने क्यों नहीं देते हो? मोदी जी को आप मॉक क्यों करते हो? मोदी जी के बारे में आप अनाप शनाप बातें क्यों करते हो? क्यों आप इतनी सारी चीजों से डर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार रहे हो? 130 से 35 कार्यकर्ता मार दिए गए, एमएलए को शूली से लटका दिया गया। भाई अगर आपने काम किया तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपने काम नहीं किया दीदी। आपने वहां पर टोलाबाजी करी है, बिल्कुल टोलाबाजी करी है। आपने वहां पर एक्सटॉर्शन करवाया है टीएमसी के लोगों से। आपने वहां पर कट कल्चर को बढ़ावा दिया दीदी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने खुद से यह बात स्वीकार करी थी दीदी कि टीएमसी के कार्यकर्ता कट कल्चर करते हैं और कट परसेंटेज लेते हैं सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आपने करा दीदी तुष्टिकरण की राजनीति करी। आपने पूरी डेमोग्राफी वहां की चेंज करने की कोशिश करी दीदी। आपने घुसपैठियों को वहां का नागरिक बनाया, आपने उनको वोटर आईडी कार्ड दिया, आपने उनको आधार कार्ड दिया। आपने वेस्ट बंगाल के साथ गलत किया, आपने मां भारती के साथ गलत किया दीदी, और आप वेस्ट बंगाल की गुनहगार हैं। और इस बार वहां की जनता आपको जवाब अवश्य देगी दीदी, क्योंकि आपने राजधर्म नहीं निभाया। आप कहती हैं कि आप वेस्ट बंगाल की बेटी हैं। कोई बेटी अपनी मां के साथ, अपनी धरती माता के साथ ऐसा करती है क्या? अन्याय करती है क्या? कोई बेटी अपने भाई बहनों का गला कटवाती है, उन पर गोली चलवाती है? कोई बेटी जय श्री राम, जो आपके भी मेरे भी ईष्ट हैं, सभ्यता है हिंदुस्तान के, उनका उच्चारण करने पर, उनका जयकारा करने पर किसी को जेल में डालती है? कोई बेटी ममता दीदी, जब वंदे मातरम बोला जाता है उस धरती पर, जिस धरती के वीर बेटे ने, जिस धरती के वीर सपूत ने लिखा है, वो आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, उनके लिखे हुए को आप वहां पर बोलने नहीं देती हैं, तो आप अपने आप को वेस्ट बंगाल की बेटी बोलती हैं। नहीं दीदी, बेटी तो मैं भी उत्तराखंड की हूँ, हिंदुस्तान की हूँ, पर मैं ऐसे काम नहीं करती। बेटी का दिल बहुत सरल और बहुत निर्मल होता है। बेटी काम करती है लोगों को जीवन दान देने के लिए, उनको उनके उत्थान के लिए। बेटी 2-2 किलो कुलों का उद्धार करती है दीदी। आपने तो अपनी धरती का उद्धार नहीं कर पाई। आप कहाँ की बेटी हैं? आप बेटी वेस्ट बंगाल की नहीं है। माफ कीजिए पर यह सच है।